हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरक्षण पार्ट 2 के विषय में। पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार से SC/ST को प्रारंभ से ही आरक्षण दिया गया था, उसके बाद OBC को भी 1990 से 27% आरक्षण दिया गया और 1991 तक आते आते सिचुएशन हमने आपको बताई थी किस प्रकार से 62.5% आरक्षण भारत में 1991 में स्थापित हो चुका था। अब 1991 के इस आरक्षण को चुनौती दी इंदिरा साहनी ने, और इंदिरा साहनी केस 1992 में जो हुआ, वहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे कि इंदिरा साहनी केस क्या था। तो आज की इस क्लास में जो है हम पूरा आरक्षण व्यवस्था को कंप्लीट कर देंगे। क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं जो इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे, उनको पहले हम फिगर आउट कर लेते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। हम इंदिरा साहनी केस को पढ़ेंगे। इंदिरा साहनी केस 1992 को हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे एक बहुत चर्चित मुद्दा रहता है कि पदोन्नति में आरक्षण क्या है। पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा, ये आपको मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रीमी लेयर वगैरह का मुद्दा क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण क्या है, इस पर डिस्कस करेंगे और हम क्रीमी लेयर पे भी डिस्कस करेंगे। क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर पे बात करेंगे। और पदोन्नति से आरक्षण से संबंधित दो महत्वपूर्ण केस भी हमको डिस्कस करने हैं। एक है M नागराज केस और जर्नैल सिंह केस, तो इन पर भी हम बात कर लेंगे इसी वीडियो में। M नागराज केस को हम पढ़ेंगे और जर्नैल सिंह केस, जर्नैल सिंह केस। और एक चीज़ और हम साथ में ही डिस्कस करेंगे कि पदोन्नति के अंतर्गत जो है परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ज्येष्ठता नियम ये क्या है, तो इतने टॉपिक को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आरक्षण से संबंधित सभी मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत जो आरक्षण व्यवस्था चली आ रही थी, तो 1991 तक की सिचुएशन क्या है, ज़रा सबसे पहले हम उस पर गौर करें, तभी हम इंदिरा साहनी केस को समझ पाएंगे। तो हेडिंग आपकी रहेगी इंदिरा साहनी केस। अब देखिए, इंदिरा साहनी केस जो है 1992 में हुआ था और इसको मंडल केस भी कहा जाता है। मंडल केस, मंडल केस इसलिए कहते हैं क्योंकि मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही OBC को 27% आरक्षण 1990 में दिया गया और उसी पूरी व्यवस्था को इस केस में चुनौती दी गई थी इंदिरा साहनी के द्वारा, इसीलिए इसको दोनों नाम दिए जाते हैं। अब 1991 की सिचुएशन क्या थी, उसको भी ज़रा गौर कर लें कि 1991 आते आते जो है SC को आरक्षण जो है 15% था, ST को आरक्षण जो है 7.5%, OBC को आरक्षण 27% और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास EBC को 10% आरक्षण दिया गया था। ये 1991 की स्थिति है। EBC को यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को संतुष्ट करने के लिए 10% का आरक्षण जो है PV नरसिम्हा राव सरकार ने दिया था, ताकि जो मंडल का ये जो 27% आरक्षण है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा था, लोग असंतुष्ट हो रहे थे, तो संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी। तो ये व्यवस्था थी। अब इसको टोटल अगर देखें तो 62.5% आरक्षण हो जाता है, 62.5%। इसी पूरी व्यवस्था को इंदिरा साहनी ने चुनौती दी। तो इंदिरा साहनी केस में जो 9 जजों की बेंच ने निर्णय दिया 6:3 से, यानी 6 जजों ने पक्ष में और 3 जज उसके विपक्ष में थे, तो निर्णय जो हुआ 6:3 से 9 जजों की बेंच के द्वारा, वो क्या था, महत्वपूर्ण निर्णय है, उस पर हम बात करेंगे। तो इंदिरा साहनी केस 1992, सबसे पहले ये किस लिए था, तो देखिए 1991 की आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी थी इसमें, इसीलिए केस हुआ था, यही व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। तो
तो इसमें क्या निर्णय हुआ देखिए, 1992 में हुआ ये जो निर्णय इसका आया, निर्णय जो है 16 नवंबर 1992 में है और 9 जजों की बेंच ने दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। 9 जजों की बेंच थी इसमें और ये निर्णय 6:3 से हुआ था, यानी 6 जज जो है पक्ष में थे। तो ये निर्णय आया। इस निर्णय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको जाननी है, क्योंकि वर्तमान में जो आप आरक्षण की व्यवस्था देखते हो वो लगभग उसी प्रकार से है। जो परिवर्तन हुए हैं वो मैं आपको इंकित कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें बदल गई हैं, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो अब इस केस में हमको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसी के अनुसार आपको निर्णय देना है इसमें क्या हुआ था। तो देखिए, अभी तक ये जो आरक्षण दिया जा रहा था वो किस आधार पर दिया जा रहा था? वो जाति के आधार पर दिया जा रहा था। SC ST OBC सबको जो है आरक्षण जाति के आधार पर दिया गया था। चाहे वो आप कालेलकर समिति लें, चाहे वो मंडल समिति लें, मंडल आयोग लें, दोनों ही ने आरक्षण व्यवस्था के लिए जो आधार तय किया वो तय किया सामाजिक आधार। और सामाजिक आधार का मतलब है जाति के आधार पर। आर्थिक आधार के हिसाब से भारत में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसीलिए गरीबी को पैमाना मान करके किसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। यहाँ पर जो आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी वो सामाजिक पिछड़ेपन को लिया गया था और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पे जाति को आधार माना गया था। तो इस केस में क्या किया गया इस पॉइंट का, तो इसमें इस चीज़ को बरकरार रखा गया, यानी कि जो OBC को 27% आरक्षण दिया गया इसको भी बरकरार रखा गया और ये भी कहा गया कि आरक्षण का आधार सामाजिक है, अर्थात जाति को आधार माना जा सकता है। तो पहला पॉइंट आप ये नोट करें कि इस निर्णय में आरक्षण का आधार क्या माना गया? आरक्षण का आधार क्या रहेगा? सामाजिक, यानी कि जाति सही है, इसको सही माना इन्होंने। इस चीज़ को सही मान करके एक चीज़ और बताई कि जैसा कि संविधान कहता है आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि समानुपातिक जो है समानता की बात वो करता है। तो उसी को आधार मान करके ये बात कही गई कि उसमें हमने आपको जब आर्टिकल 14 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि विधियों का समान संरक्षण, उसके अंतर्गत जो है राज्य को शक्ति प्राप्त है कि वो दो व्यक्तियों के बीच में अगर समान परिस्थितियां नहीं हैं तो उनके साथ अलग अलग व्यवहार कर सकता है। यानी एक समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार, दूसरी परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ दूसरा व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब आरक्षण दिया जा सकता है। और तो फिर यहाँ कहा गया आरक्षण का आधार सामाजिक होगा। इसका मतलब ये है कि हम एक जाति को एक अलग वर्ग मान सकते हैं, जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को एक अलग वर्ग मान सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि एक व्यक्ति या एक कंपनी को एक अलग वर्ग मान सकते हैं। यह किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जाति को एक अलग वर्ग माना जा सकता है। भारत में जाति को एक वर्ग मान सकते हैं, क्लास मान सकते हैं, ऐसा कहा गया इस निर्णय में। देखिए, जाति और वर्ग में आप अंतर समझ लीजिए। जैसे जाति तो आप समझ ही रहे हैं, जाति का जो है सामाजिक आधार होता है, समाज में जातियां होती हैं, और वर्ग का आधार होता है आर्थिक, जैसे मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या इकोनॉमी में आप देखोगे शिक्षक वर्ग, मजदूर वर्ग, डॉक्टर वर्ग। तो इस तरह से ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये इनका पक्ष जो होता है वो आर्थिक होता है, और ये जो कास्ट होता है ये समाज के द्वारा बनाई जाती है। तो इस निर्णय में ये कहा कि आरक्षण का आधार आर्थिक न होकर के सामाजिक जो लिया गया वो सही है, अर्थात जाति को हम आधार बना सकते हैं कि XYZ जाति को आरक्षण दे दिया जाए। भारत में जाति को एक वर्ग मान सकते हैं, क्योंकि जाति को जब वर्ग मानेंगे तभी तो वर्ग विभेद करेंगे, क्लास डिफरेंशिएशन करेंगे। आर्टिकल 14 कहता है कि अलग अलग वर्ग बना के उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, तो ये वर्ग मान सकते हैं इसको। तो इस आधार पर इन्होंने कहा कि OBC का जो 27% आरक्षण जो मंडल कमीशन के द्वारा दिया गया ये सही है, यानी कि OBC को
27% आरक्षण सही है, इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन इसमें एक पॉइंट लगा दिया कि ओबीसी में बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो आर्थिक रूप से ऊंचे आ गई हैं, तो वहां पर आर्थिक पक्ष लिया जाना चाहिए, और जो साधन संपन्न लोग हैं, जिसको अंग्रेजी में क्रीमी लेयर कहा जाता है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यानी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, सही है, लेकिन शब्द यहाँ पे लगा दिया इन्होंने कि लेकिन साधन संपन्न यानी जो लोग अमीर हो चुके हैं, साधन संपन्न, या इसको लिखते हैं क्रीमी लेयर, मलाईदार परत, लेकिन इसको क्रीमी लेयर ही आप लिखोगे, मलाईदार परत का कोई औचित्य नहीं है। साधन संपन्न यानी क्रीमी लेयर लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं। देखिए ये सिर्फ ओबीसी के संदर्भ में बात है, एससी एसटी के संदर्भ में बात नहीं कही गई है अभी इंदिरा साहनी केस में। तो ओबीसी को 27% जायज़ है, लेकिन इसमें क्रीमी लेयर छांटा जाएगा, और क्रीमी लेयर को अभी हम आगे बताएंगे कि कौन होता है क्रीमी लेयर, कैसे तय किया गया। तो एक चीज़ ये कही गई 27% वाली बात। दूसरी बात ये कही गई कि ये जो ईबीसी का आरक्षण है 10% जो दिया गया आर्थिक पिछड़े वर्ग को, ये वैध नहीं है, इसको समाप्त किया जाए। तो इसका मतलब यह है कि इस इंदिरा साहनी निर्णय में एक और जजमेंट इन्होंने दिया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो मैक्सिमम 50% के अंदर ही होनी चाहिए, और यहाँ पे 62% हो रहा है। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी केस में इन्होंने कहा कि अधिकतम आरक्षण कितना होगा, अधिकतम आरक्षण की सीमा, आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% होगी, या फिर किसी विशेष बहुत ही यूनिक परिस्थिति में इस सीमा को तोड़ा जा सकता है। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है तमिलनाडु में, लेकिन तमिलनाडु का एक विशेष परिस्थिति है, वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए वहाँ पे 69% जो है आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेष कारण से, विशेष कारण पर अधिक हो सकती है, लेकिन वो राज्य को सिद्ध करना पड़ेगा कि जायज कारण है, तार्किक कारण है। तो ये है, तो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये 10% जो एक्स्ट्रा है इसको हटाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर ईबीसी, इसी निर्णय में कहा गया कि ईबीसी यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो लिया है आपने, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, इसको कितना मिला था 10%, समाप्त, इसको समाप्त। देखिए ये 27% तो इन्होंने सही मान लिया, लेकिन इसको जो है समाप्त कर दिया गया, ये वाला 10%। तो अब टोटल फिर जो है 59.5 पे आ गया। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए आप कि यहाँ पे इन्होंने कहा था कि आरक्षण का आधार तो सामाजिक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो ओबीसी से जो क्रीमी लेयर निकाले जाएंगे वो आर्थिक आधार पे है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि क्रीमी लेयर की गणना आर्थिक आधार पे की जाती है, इनकम के आधार पर ओबीसी में से क्रीमी लेयर छांटे जाएंगे। और ये व्यवस्था, क्रीमी लेयर की व्यवस्था पे आपको लिखने को क्वेश्चन आ सकता है कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था के प्लस और माइनस पॉइंट क्या हैं। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्रीमी लेयर व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक मुद्दा है और ये मेंस में आपको दिया जा सकता है कि क्रीमी लेयर की तार्किक जो है विश्लेषण कीजिए कि क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात उठ रही है कि एससी और एसटी में भी क्रीमी लेयर निकाला जाना चाहिए। तो ये कहाँ तक उचित होगा, इस पर आपको अपनी एक राय बनानी पड़ेगी। ये बहुत ही आपको इंटरव्यू तक ये क्वेश्चन पीछा करेगा। तो ईबीसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग 10% समाप्त किया जाए। और इन्होंने कहा कि आरक्षण की जो व्यवस्था है चाहे जिसकी हो, इसमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नहीं को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आज की क्लास का टॉपिक भी हमारा रहेगा पदोन्नति में आरक्षण। तो आपको ये याद रखना होगा कि इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था
कि पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको भर्ती के समय अगर आरक्षण मिल गया है तो अब आगे आपको प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। अब एक बात और कही गई, जैसा हमने आपको पीछे भी एक डिस्कस किया था, बैकलॉग। बैकलॉग जो सीटें होती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि बैकलॉग सीटें फॉरवर्ड होंगी, कैरी फॉरवर्ड होंगी। यानी बैकलॉग आप समझते हैं कि अगर भर्ती के दरमियान कोई आरक्षित सीटें जो होती हैं बच जाती हैं, उस पर कोई कैंडिडेट नहीं पहुँचता है, तो वो सीटें अगली जब भर्ती निकाली जाएगी तो उसमें जोड़ दी जाएंगी। तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि बैकलॉग जो होंगी वो कैरी फॉरवर्ड होंगी, लेकिन वो 50% की जो ऊपरी सीमा है, ये सीमा जो है, ऊपरी सीमा जो 50% है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी इसी के अंदर रहना चाहिए। तो ये इसमें कहा गया कि बैकलॉग जो होगा कैरी फॉरवर्ड होगा, बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी आगे ले जाया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अब इसमें भी एक लेकिन है, लेकिन 50% की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर, यानी कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इतना ज़्यादा सीटें आगे नहीं जाएंगी, उसी के अंदर ही रहना चाहिए। तो बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन 50% की सीमा के भीतर ही आरक्षण रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इंदिरा साहनी केस में 3-4 चीज़ें आपको विशेष करके याद रखनी है। एक तो इन्होंने जाति को स्वीकार कर लिया कि जात के आधार पर आरक्षण सही है। ओबीसी को 27% आरक्षण इन्होंने स्वीकार कर लिया। और साथ ही साथ में क्रीमी लेयर, आपसे क्वेश्चन बनेगा क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस निर्णय से आया, तो वो आया 1992 के इंदिरा साहनी केस से। और अधिकतम आरक्षण की सीमा जो होगी वो ऊपरी सीमा कितनी होगी, 50%। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा और कैरी फॉरवर्ड जो चीज़ें होंगी वो 50% के अंदर ही रहनी चाहिए। उससे ऊपर अगर जाने लगेंगी सीटें तो नहीं ली जाएंगी, काट ली जाएंगी उतनी सीटें। तो ये है इंदिरा साहनी केस का जजमेंट। इसको 9 जजों की बेंच ने दिया था। और आज वर्तमान की स्थिति को अगर आप देखोगे तो यही लागू है। आज भी जो है जाति को आधार माना जाता है, आज भी जो है जाति को एक वर्ग की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको आरक्षण दिया जाता है। ओबीसी को 27% और ये SC ST वाला भी उतना ही लागू है। और अधिकतम आरक्षण की सीमा आज भी पूरे देश में 50% ही है, तमिलनाडु को छोड़ करके। और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का जो 10% समाप्त कर दिया गया था, इसको एक नए प्रारूप में अभी नई सरकार ने लागू किया है फिर से। तो उसको भी हम पीछे आपको क्लास में आर्टिकल 16(6) के तहत बता चुके हैं कि जो है किन लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो उसके लिए आप पीछे वाली क्लास फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि आर्टिकल 16(6) में क्या है। और पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। अब यहाँ से डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। अगला हम टॉपिक उठाते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण क्या है और उसका पूरा मामला क्या है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पदोन्नति में आरक्षण को समझने से पहले हम जो क्रीमी लेयर इसमें बताए हैं उसको ज़रा क्लियर कर दें कि क्रीमी लेयर फिर कैसे निकाले गए और वर्तमान में क्रीमी लेयर की व्यवस्था क्या है। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में अभी निकाले जाते हैं भर्ती में। SC और ST की भर्ती वाली सीटों में क्रीमी लेयर नहीं निकाला जाता है। हालांकि वर्तमान में पदोन्नति में SC ST में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन भर्ती में नहीं। तो क्रीमी लेयर को जरा सा समझ लें कि क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत। देखिए, जब किसी वर्ग विशेष को यानी जाति को वर्ग माना गया, उसको आरक्षण दिया जाता है, तो ये मान के चलते हैं कि उसमें सभी को एक समान माना जाता है। ये एक कोई जाति है, इसमें बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, ये सब गरीब हैं। मान लेते हैं ये ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी में व्यवस्था है, तो इसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। अब ये इतने लोगों में सभी लोग एक समान गरीब नहीं हैं, एक समान उनकी स्थिति नहीं है। कुछ लोगों की स्थितियां सामाजिक रूप से अच्छी हैं, शिक्षा में भी अच्छी हैं,
अर्थव्यवस्था में भी अच्छी हैं, तो वो लोग बाजी मार जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 50 सीटें इनके लिए आई। अब इनमें ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति बहुत अच्छे संसाधन संपन्न घर से है, पढ़ने लिखने में भी आगे है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं, ये भी ओबीसी में है, सारी सुविधाएं हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया इसके पास सुविधाएं हैं। लेकिन बी बहुत गरीब है, ये सामाजिक रूप से ज़्यादा पिछड़ा है, इसके पास उतने संसाधन नहीं। तो ए वाले जो होते हैं, इस 50 में से 40 सीटें ए वाले ही पा जाते हैं और बी वाले कम सीटें ही पाते हैं, 10। जबकि ज़रूरत इन ग्रुप को ज़्यादा थी जो ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब इनके पास चूँकि पढ़ने लिखने में भी आगे थे, आरक्षण भी मिल गया, तो ये लोग जल्दी आगे निकल गए। अब अगले साल जब फिर से सीटें आएंगी, फिर 27% मिलेगा, तो ये लोग जो आरक्षण पा गए ये और साधन संपन्न हो गए, क्योंकि इनके घर में नौकरियां आ गई, इनके घर में और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हो गई। तो अब जब सीटें आएंगी तो यही लोग फिर आगे बाजी मार जाएंगे और ये जो हैं ये पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही वर्ग में रहते हुए, चाहे आप SC ST के वर्ग को ले लें चाहे OBC के, तो SC ST में और OBC में भी वही लोग आगे सिलेक्टेड हो जाते हैं जो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हैं, आरक्षण का लाभ भी मिल जाता है और साधन संपन्न भी हैं। तो यहाँ पर यह सोचा गया कि अगर हम क्रीमी लेयर को निकालते जाएं तो फिर जो नीचे गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा सीटें मिल सकेंगी। यानी कि अगर हम इन ए लोगों को आरक्षण ही ना दें तो ये पूरी 50 सीटें किस में बटेंगी, इन बी लोगों में बटेंगी। तो यही क्रीमी लेयर लाने का एक पीछे कारण है। अगर मेंस में आपको क्रीमी लेयर की प्रासंगिकता पर जो है लिखना होगा तो आपको ये पक्ष भी रहना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वहाँ पे रखना पड़ेगा कि आखिर क्रीमी लेयर क्यों ज़रूरी है। तो इसका सीधा सा एक लाइन में उत्तर है कि एक ही समुदाय में, एक ही वर्ग या जाति व्यवस्था में जब कुछ लोग आरक्षण का लाभ पा करके साधन संपन्न हो जाते हैं, तो वो चूँकि साधन संपन्न हो जाते हैं तो अगली बार वही लोग फिर बाजी मार जाते हैं, क्योंकि उनको आरक्षण भी मिलता है और उनके पास साधन भी आ गए हैं। और जो लोग नीचे साधन संपन्न नहीं है वो और ज़्यादा पिछड़े रह जाते हैं, इसलिए उनको आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें ही नहीं होती हैं, जितनी सीटें होती हैं वो ऊपर वाले ही मार ले जाते हैं। इसीलिए जो है इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया। अब क्रीमी लेयर सिद्धांत के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कहा जाता है कि क्रीमी लेयर को SC ST में भी लाया जाए, पदोन्नति में भी लाया जाए, बहुत सी बातें हैं। तो इसके नकारात्मक पक्षों में अगर आप लिखोगे कि जो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो, तो उनके अपने तर्क हैं कि जो है पिछड़े लोगों को बहुत हज़ारों वर्षों से सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और संपत्ति के स्तरों पर दबाया गया है, वो लोग बहुत पिछड़े हैं और अभी वर्तमान तक अभी उनकी इतनी अच्छी स्थितियां नहीं हो पाई हैं, इसीलिए इस व्यवस्था को अभी नहीं लाना चाहिए, क्रीमी लेयर को अभी रुकना चाहिए कुछ दिन तक। तो ये उनके अपने तर्क हैं। तो दोनों ही तर्कों को आपको जानना चाहिए और दोनों ही आपके आंसर में दिखने चाहिए। तो ये है क्रीमी लेयर का फंडा, आप समझ गए। अब हम क्रीमी लेयर पे जो समिति बनी, यानी कि इंदिरा साहनी केस के बाद में, इंदिरा साहनी केस के बाद में एक समिति का गठन किया गया कि आप क्रीमी लेयर की पहचान करें, कौन होगा क्रीमी लेयर। तो 1993 में, 92 में वो निर्णय रामनंदन समिति बनी, रामनंदन समिति। रामनंदन समिति ने कहा कि क्रीमी लेयर कौन होगा, क्रीमी लेयर, ये 1993 की बात है। तो इसमें कहा कि 1 लाख आय परिवार की, 1 लाख वार्षिक आय जिनकी है, उस समय 1 लाख बहुत हुआ करता था, उस समय के हिसाब से है ये, वार्षिक आय जिनकी है वो क्रीमी लेयर होंगे। और दूसरी चीज़ कहा गया कि जैसे कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का पद है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कैग हैं, महान्यायवादी हैं, इस तरह के जो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, इसमें और भी चीज़ें हैं, आदि लिख लें आप, आदि। तो ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि वो साधन संपन्न नहीं है।
उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के परिवार यानी उनके घर का लड़का लड़की है तो उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जज के पोस्ट पर हैं, उनके पास इतने साधन हैं कि वो एक सामान्य वर्ग की तरह ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कहा कि ये लोग क्या हैं, क्रीमी लेयर हैं, और 1 लाख वार्षिक आय जिनकी है वो लोग भी क्रीमी लेयर हैं। तो इस तरह से ये 1993 का सिचुएशन है। 1993 में रामानंद समिति के द्वारा जो माना गया और ये स्वीकृत हो गया। स्वीकृत यानी कि इनकी रिपोर्ट जो है वो स्वीकृत की गई और 1993 से ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लाई गई। अब इसको बाद में कई बार संशोधित किया गया है और बीच के स्टेप हम छोड़ रहे हैं। इसको कई बार जो है 2.5 लाख किया गया, फिर 4.5 लाख किया गया, फिर 6 लाख किया गया, और वर्तमान में 2017 से जो ये 1 लाख वाली शर्त है इसको 8 लाख कर दिया गया है। तो इसको भी आप यहीं पे नोट कर लें। वर्तमान में बीच में कई बार बढ़ाया गया है, 1 से 2.5 लाख किया गया, 2.5 से फिर 3.5, 4, 4.5, फिर 6 लाख भी किया गया, तो कई बार बढ़ाया गया है। और वर्तमान में 2017 से जो 8 लाख कर दिया गया है। ये जो 1 लाख रुपया है इसको 8 लाख कर दिया गया है। बाकी और भी इसमें तमाम जो है शर्तें हैं क्रीमी लेयर में। तो ये 1993 से क्रीमी लेयर की व्यवस्था है और इसके हमने आपको पक्ष और विपक्ष की दोनों बातें आपको समझाई। अब देखते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला क्या है। देखिए, पदोन्नति यानी प्रमोशन, जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको भर्ती के समय आरक्षण मिलता है। उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप किसी पद पर पहुंचते हैं और पद पर पहुंचने के बाद भी आगे कंपटीशन है, क्योंकि प्रमोशन होना होता है, आपको एक पद से दूसरे पद पर प्रमोट होता है व्यक्ति, तो प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाता है। और इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि प्रमोशन पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण का पूरा मामला क्या है। इसको आपको अलग से मेंस में क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी वर्तमान में चर्चित मुद्दा है। पदोन्नति में आरक्षण, इसको जरा हम समझें, शुरुआत से समझें पहले, तभी आपको समझ में आएगा। शुरुआत से ही जब इसको समझेंगे, इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया पहले इसको नोट करें, तभी इसको समझ सकेंगे आप। इंदिरा साहनी केस, क्योंकि इसी के बाद सारी कहानी शुरू हुई। इंदिरा साहनी केस 1992, इसमें 2 बातें जो इससे रिलेटेड है वो आप समझें। एक तो कहा गया इसमें पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, ये बात कही गई है। और कैरी फॉरवर्ड जो किया जाएगा बैकलॉग का, उसमें 50% की सीमा लागू रहेगी। ये भी कहा गया कि जो बैकलॉग हैं, बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड होगा, अब इस चीज़ को आपको हम पीछे की क्लास में समझा चुके हैं, इसीलिए बार बार टाइम नहीं खर्च करेंगे कि बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड होगा 50% की सीमा के भीतर, सीमा के भीतर। कहने का मतलब है कि यदि पीछे की सीटें, मान लेते हैं 10 सीटें बची थीं, तो 10 सीटें अगले साल जोड़ने पर भी टोटल आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो इसकी सीमा के अंदर ही रहेगा। तो ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया था 1992 में। तो फिर 1995 में संविधान में एक संशोधन संसद के द्वारा किया गया और पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया गया। अब यहीं से मामला शुरू होता है, पदोन्नति में आरक्षण। यहाँ पर मना कर दिया गया था, जब मना कर दिया गया था तो फिर संशोधन की ज़रूरत थी। तो 1995 में 77वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन, संविधान में एक संशोधन किया गया और इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4)A जोड़ा, ये जोड़ा गया आर्टिकल 16(4)A। आर्टिकल 16(4) में ही आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के नीचे एक 16(4)A
बढ़ा दिया गया। और आर्टिकल 16(4)A में क्या है? आर्टिकल 16(4)A 4 का, इसमें कहा गया कि राज्य पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है। इसमें क्या कहा गया कि राज्य पदोन्नति में, प्रमोशन में आरक्षण कर सकती है, आरक्षण कर सकती है। किसके लिए ये है? ये एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए ये बात कही गई कि एससी और एसटी के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण कर सकती है। ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं है, तो एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है। ये संशोधन कब हुआ? ये 1995 में 77वां संविधान संशोधन किया गया और आर्टिकल 16(4)A के तहत इस बात को रखा गया, तभी से पदोन्नति में आरक्षण आया। अब इस पे आगे विवाद भी होने थे, तो पहले पूरा मुद्दा हम समझ लें, फिर हम यम नागराज और जर्नैल सिंह केस जो इसी से रिलेटेड हैं उनको हम समझेंगे। तो पहले पदोन्नति में पूरा मामला समझें। अब देखिए 2001 में एक और संशोधन किया गया, 2001 में 85वां संशोधन किया गया, 85वां संशोधन। और यहाँ पर भी जो है पदोन्नति से संबंधित एक बात बढ़ाई गई आर्टिकल 4A के तहत ही। 50वां संशोधन में जो है आर्टिकल 16(4)A में बढ़ाया गया परिणामी ज्येष्ठता का नियम, परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू होगा, ये चीज। देखिए दो बातें हो गई। अब आर्टिकल 4A में दो बातें हो गई, एक तो ये बात है और दूसरी इसी में ये बात भी है परिणामी। एक तो कहा कि पदोन्नति में आरक्षण कर सकती है, एक बात ये हो गई आर्टिकल 16(4) में ही है, दो बार में ये बातें आई हैं। यानी कि अगर हम आर्टिकल 16(4) को अब देखें, आर्टिकल 16(4)A इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण होगा, ये बात 77वें संविधान संशोधन से आई। और दूसरी बात इसी में बाद में फिर से आई, वो आई परिणामी ज्येष्ठता। ज्येष्ठता, परिणामी ज्येष्ठता का को कहते हैं अंग्रेजी में रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामी ज्येष्ठता का नियम। ये तो दो बातें आर्टिकल 16(4)A में कही गई हैं। पदोन्नति में आरक्षण को लागू किया गया और बाद में इससे कुछ समस्याएं पैदा होने लगी और उसी लिए बाद में इसमें जो है परिणामी ज्येष्ठता का नियम लगाना पड़ा। परिणामी ज्येष्ठता का नियम हमको पढ़ना भी है, तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों लगाना पड़ा, आखिर पदोन्नति में आरक्षण के नियम से समस्याएं क्या पैदा हुई जिसकी वजह से ये नियम लाना पड़ा। लेकिन इससे पहले हम 16(4)B को भी देख लें कि 16(4)B में आखिर क्या है, क्योंकि उसको भी आपको समझना है। आर्टिकल 16(4)B, आर्टिकल 16(4)B, 16(4)B में इस बात को काटा गया है जो इंदिरा साहनी केस 1992 में कहा गया था कि बैकलॉग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और 50% की सीमा के भीतर रहेगा। तो इसमें कहा गया कि 50% की सीमा लागू नहीं होगी। ये आर्टिकल 16(4)B जो है ये 81वां संशोधन है, 81वां संशोधन 2000 ये है। और इसमें कहा गया कि बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड 50% की सीमा नहीं, यानी यहां पे कहा गया था सीमा के भीतर होगा, इन्होंने कहा कि 50% की सीमा नहीं होगी, इससे ऊपर भी होगा। यानी 50% की सीमा अगर टूटती है 51% हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, लेकिन सीटें लाई जाएंगी। तो इस पे कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये निर्णय भी ये दोनों निर्णय कट गए। इंदिरा साहनी के केस में जो दो बातें कही गई थी वो दोनों ही काट दी गई दो संशोधन के द्वारा। एक तो
संशोधन 77 और 85 दो मिलाकर के पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता का नियम 16(4)A में रख दिया गया और 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा बैकलॉग वाला सिस्टम रख दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, इसको समझना जरूरी है। पदोन्नति का आरक्षण के संदर्भ में ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है, रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है और ये क्यों लाना पड़ा, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। पदोन्नति में आरक्षण से एक समस्या उत्पन्न हुई और वो थी सीनियरिटी की समस्या। जरा इसको समझें। देखिए, परिणामी ज्येष्ठता का नियम समझने के लिए आपको सीनियरिटी को समझना होगा। परिणामी ज्येष्ठता का नियम ये किस आर्टिकल में है? 16(4)A में है। आर्टिकल 16(4)A में परिणामी ज्येष्ठता का नियम है। SC ST के लिए ही पदोन्नति में आरक्षण है तो उन्हीं पे ये नियम भी लागू होता है। जनरल और OBC में ऐसा नियम नहीं है। तो देखिए, पहले आप एक चीज़ को समझें। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण जब होता है, इसको पहले इस नियम को एक सेंटेंस में लिख लें समझने से पहले कि ये नियम कहता क्या है। इसमें कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण के द्वारा, SC और ST का व्यक्ति पदोन्नति में आरक्षण के द्वारा सीनियर हो जाता है, यानी वो पद में ज्येष्ठ हो जाता है, सीनियर हो जाता है, तो उसकी सीनियरिटी, उसकी ज्येष्ठता बरकरार रहेगी। तो इसको पहले एक लाइन में लिखें कि ये नियम कहता क्या है। ये नियम कहता है कि यदि पदोन्नति के द्वारा यदि कोई SC ST इन्हीं को मिलता है पदोन्नति से सीनियर हो जाता है, सीनियर ही लिखें, ज्येष्ठता और समझ में नहीं आएगा, हिंदी शब्द है, सीनियर हो जाता है। सीनियर को ज्येष्ठ भी लिख लें, ज्येष्ठ, क्योंकि UPSC हिंदी दे देता है। तो उसकी सीनियरिटी अगर आप लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीनियरिटी आप लिखिए, सीनियरिटी यानी ज्येष्ठता या वरिष्ठता, सब शब्द ये चलते हैं। यहाँ भी आप ज्येष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, सीनियर, तो ये दोनों शब्द जो है चलते हैं। तो उसकी सीनियरिटी यानी ज्येष्ठता या वरिष्ठता स्थायी रहेगी, स्थायी हो जाएगी, ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब इसको समझें ज़रा। ये वाक्य से तो समझ में नहीं आ रहा है, कहने का मतलब सरल है कि यदि कोई व्यक्ति जो जूनियर था प्रमोशन के द्वारा सीनियर हो गया तो फिर वो आगे सीनियर ही रहेगा। तो इसको कैसे समझेंगे? देखिए, पहले समस्या क्या आने लगी प्रमोशन में वो देखें। जैसे मान लेते हैं कि कोई जनरल व्यक्ति है या OBC है, इनको नहीं प्राप्त है। मान लेते हैं कि वर्ष 2020 में भर्ती हुई और वर्ष 2020 में ये व्यक्ति जो है सिलेक्टेड हुआ पुलिस सर्विस में, IPS में मान लेते हैं SP बनाई, SP ये बन गया। जनरल या OBC का व्यक्ति 2020 में सेलेक्ट हुआ और ये SP पद पे आया 2020 में। मान लेते हैं कि इसके 2 साल बाद 2022 में एक SC या ST का व्यक्ति आया 2022 में और ये भी SP के पद पर आया। तो अब इन दो में से सीनियर कौन है? दोनों ही SP के पद पर हैं, तो पद के हिसाब से तो एक ही पोस्ट पर हैं, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन जब एक ही पोस्ट पर व्यक्ति होते हैं तो उनकी सर्विस पीरियड भी देखते हैं। तो ये 2020 में सेलेक्ट हुआ था तो ये 2 साल पुराना है जनरल वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे सीनियर कौन होगा? ये सीनियर होगा, ये सीनियर होगा। हालांकि एक ही पद पर होते हुए भी ये जो पहले सेलेक्ट हुआ था रैंक उसकी पहले है तो वो सीनियर है। चलिए, ये एक बात हो गई। अब इसमें प्रमोशन होगा आगे,
तो मान लेते हैं जनरल और ओबीसी का प्रमोशन तो 10 साल पे होगा, और एससी एसटी का प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, इनका प्रमोशन 5 साल पे हो जाएगा। तो अब 5 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी, 5 साल के बाद सिचुएशन क्या होगी, इसको ज़रा देखें। अब 5 वर्ष बाद ये कहानी चल रही है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कैंडिडेट का अब नाम भी रख लें ज़रा, ये कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट बी है। तो 5 वर्ष बाद ए क्या हो जाएगा, इनको प्रमोशन तो होगा नहीं, तो जो कैंडिडेट ए है वो 2025 आ जाएगा और वो एसपी ही है। 2025 में 5 वर्ष हो गए तो वो एसपी ही है। सॉरी, 2022 के बाद जोड़ रहे हैं, 2027 आ गया, 2027, यहाँ से हम 5 वर्ष लें, 2027 में वो व्यक्ति जो है एसपी ही होगा, जनरल का है ना, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। और जो बी कैंडिडेट है जो एससी एसटी है, जिसको हमने यहाँ ए और बी माना है, और बी कैंडिडेट क्या होगा, तो 5 साल में उसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो 2027 में एसपी से कोई बड़ा पद ले लीजिए, मान लेते हैं वो डीआईजी हो जाएगा। डीआईजी बड़ा ही पद होता है, आई थिंक जो भी पद क्रम में आता हो, इससे आप इसको सिर्फ उदाहरण समझें कि वो एक बड़े पद पर आ गया, डीआईजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में अब क्या है, 2027 में कौन सीनियर होगा। अगर पद पे पहले पद वाला चेक करिए, तो पद में तो ये सीनियर हो गया, तो अब यहाँ पर ये व्यक्ति सीनियर हो जाएगा, जो जूनियर था वो सीनियर हो गया। और ये चूँकि अभी एसपी पद है, इनका सर्विस पीरियड ज़्यादा है, ये 2020 में आए थे, इनको 7 वर्ष हो गए हैं। ये 2022 में आए थे, इनको भी 5 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये 5 वर्ष में इनको प्रमोशन मिल गया, इस वजह से ये डीआईजी पद पर आ गए, इनको मिल गया पदोन्नति। 5 वर्ष बाद क्या होगा, जो एससी एसटी को प्रमोशन मिल जाएगा। अभी परिणामी ज्येष्ठता पे ही हम आ रहे हैं, कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। अब देखिए कैसे सीनियर और जूनियर का खेल हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलें, 3 साल और वेट करें, 5 वर्ष बाद, अब इसके आगे प्लस 3 वर्ष बाद, आप देखें 3 वर्ष बाद, यानी कि इसके 3 वर्ष बाद प्लस किया ना हमने यहाँ पे, और 3 वर्ष चलिए, तो अगले 3 वर्ष में क्या होगा, अगले 3 वर्ष में इसका जो ए कैंडिडेट है 2030 में, 27 के बाद 3 वर्ष जोड़ दीजिए तो 2030 में। अब चूंकि ए कैंडिडेट की भर्ती 2020 में हुई थी और यहाँ से लेके 10 साल हो गए हैं, तो अब ए कैंडिडेट का भी प्रमोशन होगा, तो ए कैंडिडेट भी अब डीआईजी पद पे आ जाएगा, प्रमोशन होगा, डीआईजी पद पे आ गया। और बी कैंडिडेट का क्या होगा, बी कैंडिडेट की सिचुएशन क्या रहेगी, बी कैंडिडेट भी 2030 में क्या होगा, अब यहाँ 27 में इसका प्रमोशन हुआ था, तो अभी 5 साल हुए नहीं है, तो अभी भी ये डीआईजी ही रहेगा, तो ये भी डीआईजी हो गया। यानी कि डीआईजी पद पर दोनों पहुँचे, लेकिन वो पहले पहुँच गया, एससी एसटी वाला 3 साल पहले ही पहुँच गया, और ये पहुँचे अब 2030 में ए महोदय। तो अब दोनों डीआईजी हो गए, अब कौन सीनियर होगा, तो पद के हिसाब से तो दोनों एक ही पद पर हैं, लेकिन अब सर्विस पीरियड को देखें तो ये जो जनरल का कैंडिडेट है वो 2020 में आया था, इसीलिए ये 10 साल की सर्विस दे चुका है, और जो बी कैंडिडेट है वो भी डीआईजी है, लेकिन ये 2022 में आया था और ये 8 साल की सर्विस पीरियड है इसका। तो उस हिसाब से अब फिर से ए सीनियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर ए को सीनियर हो जाना चाहिए, हुआ नहीं है, ये सीनियर हो जाना चाहिए, यही तो नियम कहता है, क्योंकि पद में भी बराबर आ गया और इसकी सर्विस पीरियड ज़्यादा है, इसीलिए अब ए को फिर से सीनियर हो जाना चाहिए। यानी पहले ए सीनियर था और अब ए को सीनियर हो जाना चाहिए, और बी को जूनियर हो जाना चाहिए उसका, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या कह रहा है
कि यदि कोई एससी एसटी पदोन्नति से सीनियर हो जाता है तो उसकी सीनियरिटी स्थायी हो जाएगी। यानी कि एक बार जो सीनियर हो गया वो अब सीनियर ही रहेगा, यानी कि अब यही डीआईजी महोदय जो बी हैं वही सीनियर रहेंगे, ए सीनियर नहीं होंगे क्योंकि ये पहले डीआईजी बन गए। तो अब यहाँ पर लागू होगा, इसको हमने लिखा ए को सीनियर हो जाना चाहिए, लेकिन परिणामी ज्येष्ठता के नियम के अनुसार, परिणामी ज्येष्ठता के नियम से बी ही सीनियर रहेगा, सीनियर रहेगा, क्योंकि बार बार जूनियर सीनियर बदलते हैं तो ऑफिशियल जो एक माहौल है वो बिगड़ता है। कल हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं, फिर परसों आप हमें सैल्यूट कर रहे हैं, आइए, वो अच्छा नहीं लगता है सम्मान में। तो डीआईजी होते हुए भी अब जो है बी ही परमानेंट सीनियर रहेगा। तो इस तरह से ये है परिणामी ज्येष्ठता का नियम। और परिणामी ज्येष्ठता का नियम कब लाया गया? जब इस तरह की समस्याएं आने लगी, इसीलिए 85 अमेंडमेंट करके आर्टिकल 16(4)A में इस नियम को जोड़ा गया, उसको पीछे हमने दर्ज करवा दिया। तो ये पदोन्नति में आरक्षण को परिणामी ज्येष्ठता का नियम आपने समझा। अब जो है ये जो एम नागराज केस है और जर्नैल सिंह केस है, ये भी जो है पदोन्नति से संबंधित है। तो इनको भी हम देख लेते हैं क्या है ये और क्यों ये लाए गए। इस परिणामी ज्येष्ठता को बहुत कायदे से फिर से इस कैलकुलेशन को, वीडियो को 2-3 बार पूरी बात को ध्यान से सुनते हुए आप समझिएगा तो अच्छा रहेगा। और कमेंट करके बताइए कि एसपी के बाद कौन सा पद होता है। मुझे क्लियर नहीं था, इसमें याद नहीं आया, तो मुझे डीआईजी ही याद आया, तो मैंने डीआईजी बता दिया। उसको आप उदाहरण मानिएगा, अगर त्रुटिवश एसपी और डीआईजी हो गया हो तो उसको आप इस तरह मानिएगा कि एक पद और उससे बड़ा पद, ठीक है। इसमें जो दिमाग में आया वो मैंने बता दिया। तो अब हम बात करते हैं कि एम नागराज केस क्या था। एम नागराज केस, एम नागराज केस 2006। अब देखिए, ये जो 2 संशोधन किए गए, बस इसी को लेकर के ये केस था। तो पहले वही दर्ज करें, इसको समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये किस पे केस था। आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)A, इसमें 2 बातें हैं। आर्टिकल 16(4)A में 2 बातें हैं। पहली बात इसमें जोड़ी गई 77वां संविधान संशोधन से, 77वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई, और एक जो है 85वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 2 बातें इसमें लाई गई हैं, संशोधन से जोड़ी गई 2 चीज़ें इसमें रखी गई। आर्टिकल 16(4)A में 77वां संविधान संशोधन से क्या बात लाई गई थी? इसमें बहुत आसान है, पदोन्नति में आरक्षण होगा, प्रमोशन में आरक्षण होगा, पदोन्नति में आरक्षण, इसको लाया गया। और 50वां 85 इस संविधान संशोधन में इसी आर्टिकल के तहत दूसरा पॉइंट क्या रखा गया कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम इसमें लाया गया कि जो ये पदोन्नति में आरक्षण होगा इसमें परिणामी ज्येष्ठता का नियम लागू रहेगा। यानी कि इसमें क्या लाया गया था? परिणामी ज्येष्ठता का नियम, जिसको मैंने अभी आपको समझाया। तो इन दोनों को ही, यानी कि इसको चुनौती दी गई, इस व्यवस्था को चुनौती दी गई, इसको पूरा, इन दोनों संशोधन को चुनौती दी गई थी। इसी एम नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको जरा आप समझें। तो ये चुनौती दी गई इसी व्यवस्था को, इसी टोटल व्यवस्था को चुनौती दी गई कि पदोन्नति में आरक्षण का जो टोटल ये नियम है ये नहीं होना चाहिए, इसको चुनौती दी गई। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? एम नागराज केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या हुआ?
निर्णय इसमें कहा गया, इसको मान लिया गया, यानी कि इस निर्णय में आर्टिकल 16(4)A को सही माना। इसका मतलब है कि ये 77वां और 50वां संविधान संशोधन सही माना गया, पदोन्नति में आरक्षण होगा और परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी लागू रहेगा। यानी कि इसको सही माना, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें, दोनों बातें लागू रहेंगी, दोनों बातें लागू रहेंगी। लेकिन इसी एम नागराज केस में थोड़ा सा लेकिन बढ़ा दिया। लेकिन ये बढ़ाया कि जब राज्य जो है एसटी एससी को पदोन्नति में आरक्षण देगा, देखो अभी शुरू की बात नहीं, भर्ती वाली बात नहीं की जा रही यहाँ पे, ये आप कहीं तक कतई भ्रमित न होइएगा, ये सब भर्ती में नहीं है, ये बात हम पदोन्नति की कर रहे हैं, ये पदोन्नति से संबंधित बात हो रही है, सब पदोन्नति से, क्योंकि ये पदोन्नति से मामला ही है, परिणामी ज्येष्ठता भी जो है प्रमोशन में ही लागू है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एम नागराज केस में 2006 में कहा कि आर्टिकल 16(4)A सही है और ये दोनों ही बातें लागू रहेंगी। लेकिन क्या कहा, वही जानना जरूरी है। लेकिन ये कहा गया कि राज्य जब भी एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देगा तो वो 3 बातों को ख्याल में रखेगा। यानी कि राज्य एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देते समय, पदोन्नति में आरक्षण देते समय 3 बातें ध्यान में रखेगा, 3 बातें ध्यान में रखेगा। और वो 3 बातें क्या हैं वो देखिए, आप तीनों बातों को आपको समझना है। उसमें कहा कि 3 आंकड़े उसको उपलब्ध कराने पड़ेंगे, 3 बातें यानी कि 3 आंकड़े आप लिख सकते हो, 3 आंकड़े उसको इकट्ठा करना है और ये तीनों जो हैं आंकड़े कैलकुलेट किए जाएंगे, उसी के आधार पे प्रमोशन होगा। पहला तो कहा कि पिछड़ापन का आंकड़ा होना चाहिए, पिछड़ापन का आंकड़ा, यानी कि अब भी वो लोग पिछड़े हैं, जैसे भर्ती में तो आरक्षण पा गए तो आपको ये भी आंकड़ा निकालना होगा कि वो लोग पिछड़े हैं अब भी कि नहीं हैं। दूसरा, इसमें दूसरी बात कही गई कि ये देखा जाएगा कि क्या जहाँ पे उनका प्रमोशन हो रहा है क्या वहाँ पर उनके प्रतिनिधित्व में कमी है अब भी, यानी वहाँ पर उनके कैंडिडेट की संख्या कम है या ज़्यादा है, यानी कि प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ा, प्रतिनिधित्व संबंधी डेटा आप कह सकते हो, ये भी डेटा आपको निकालना पड़ेगा। और तीसरा कहा गया कि इसमें जो है एससी एसटी को जब भी आरक्षण दिया जा रहा है तो उस समय ये ध्यान में रखा जाएगा कि प्रशासनिक दक्षता बिगड़े ना, यानी प्रशासनिक दक्षता संबंधी आधार यहाँ पर रखा जाएगा। अभी हम इस चीज़ को पूरा क्लियर करेंगे क्या है प्रशासनिक दक्षता, कुशलता आप कह सकते हो, प्रशासनिक दक्षता संबंधी डाटा, ये भी आपको देना पड़ेगा डेटा। तो ये 3 डेटा आपको निकालने पड़ेंगे कि पिछड़ापन संबंधी डेटा निकालिए, आंकड़ा निकालिए, डेटा ही लिखिए, डेटा ज़्यादा बोलचाल में चलता है, आंकड़ा नहीं समझ में आता, डेटा लिखिए। अब इसका डेटा निकालिए कि पिछड़ेपन की स्थिति क्या है। अब प्रतिनिधित्व संबंधी डेटा निकालिए, यानी कि मान लेते हैं सचिव के पोस्ट पर होना है, इसको ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि प्रमोशन होना है सचिव के पोस्ट पे, सेक्रेटरी के पोस्ट पे प्रमोशन होना है, और मान लेते हैं 100 सचिव हैं, तो 100 सचिव में अगर मान लेते हैं एससी का प्रमोशन होना है तो 100 सचिव में एससी के आरक्षण के हिसाब से कितने, एससी का आरक्षण कितना है, एससी का आरक्षण जो है वो 15% है। तो इसमें 100 सचिव में 15 सचिव जो है एससी होने चाहिए, यही तो आरक्षण कहता है। और मान लेते हैं कि पहले से यहाँ पर
22 सचिव काम कर रहे हैं, मान लिया पहले से ही 22 सचिव जो है इसमें हैं, 22 सचिव एससी हैं इस 100 में, भाई सचिवालय में सचिव हैं, तो वहाँ पे मान लेते हैं पहले ही आरक्षित से ज़्यादा सचिव वहाँ पर हैं। यानी आरक्षण की व्यवस्था में साफ साफ कहा गया है कि यदि राज्य को लगता है कि किसी निकाय में, किसी संस्था में उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है तो उसको आरक्षण दे। तो अगर यहाँ पर प्रतिनिधित्व पहले से ही ज़्यादा है, यानी 15 होने चाहिए और 22 वहाँ पहले से ही हैं, तो फिर नए प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। यदि सिस्टमेटिक तरीके से कोई आएगा तो आने दीजिए, लेकिन आरक्षित विधि से उसको वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पहले से ही है अधिक। तो ये कहा गया कि प्रतिनिधित्व संबंधी डेटा आप निकालें कि क्या वास्तव में वहाँ पर एससी के या एसटी के प्रतिनिधि कम हैं। अगर कम है तो प्रमोशन में आरक्षण दीजिए, अदरवाइज प्रमोशन में आरक्षण ना दीजिए। जब वो अपने नॉर्मल तरीके से प्रमोट होकर पहुँचेंगे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले से उनके कैंडिडेट आरक्षित श्रेणी से या उनकी संख्या से ज़्यादा हैं। तीसरा कहा प्रशासनिक दक्षता संबंधी डेटा भी आपको देना पड़ेगा। आर्टिकल 335 कहता है, आर्टिकल 335 यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 335 ये संबंधित है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 क्या कहता है कि जब भी राज्य एससी और एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देगा तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि प्रशासनिक दक्षता प्रभावित ना हो। तो इसका डेटा भी आपको देना पड़ेगा कि प्रशासनिक दक्षता इससे प्रभावित नहीं हो रही है, तभी आप जो है कर सकते हैं। तो यम नागराज केस में ये चीज़ें लाई गई और इसका मतलब अब ये था कि अब क्रीमी लेयर की शुरुआत करनी थी। एससी और एसटी के प्रमोशन में भी यहाँ से क्रीमी लेयर के संकेत आपको दिख जाते हैं। इस व्यवस्था से क्या निकल के आया कि अब कुछ लोगों की छटनी की जाएगी, यानी कि यम नागराज केस से ही एससी एसटी के प्रमोशन में, भर्ती में नहीं, प्रमोशन में क्रीमी लेयर की व्यवस्था यहाँ से जन्म लेती दिखाई पड़ती है। यम नागराज केस। इसके बाद एक केस आपको और पढ़ना है, जर्नैल सिंह केस। जर्नैल सिंह केस, ये सब तथ्यात्मक आंकड़े होंगे, यानी इनको फैक्ट निकाल के लाना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, तब ये पूरे आंकड़े माने जाएंगे। तो अब देखें जर्नैल सिंह केस जो लेटेस्ट है 2018 में आया, और इसमें कुछ नहीं ज़्यादा याद रखना है, यम नागराज केस की व्यवस्था को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया, उसको देखिए। सिर्फ एक फैक्ट आपको याद रखना है, बस उसी के लिए इसको लिखेंगे, क्योंकि ये भी पदोन्नति से संबंधित ही है। जर्नैल सिंह केस, जर्नैल सिंह केस में क्या कहा गया, इसमें बस दो बातें आपको याद रखनी है। देखो यम नागराज केस में कहा गया था कि पिछड़ापन संबंधी डाटा आपको देना पड़ेगा, तो इसमें कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण में पिछड़ापन संबंधी जो डाटा है वो देना जरूरी नहीं है। पिछड़ापन संबंधी डेटा देना जरूरी नहीं है। एक चीज़ ये कमी कर दी, सरकार के ऊपर बहुत भार पड़ रहा था ये डेटा इकट्ठा करने में, तो कहा कि पदोन्नति के आरक्षण में पिछड़ापन संबंधी डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सहूलियत मिली। और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि एससी और एसटी के पदोन्नति में क्रीमी लेयर लागू होगा। एससी और एसटी के पदोन्नति में क्रीमी लेयर, तो ये दो बातें आपको जर्नैल सिंह केस में याद रखेंगे। यहाँ पे पदोन्नति में है, भर्ती में नहीं, भर्ती में नहीं, पदोन्नति की बात केवल की जा रही है प्रमोशन में। तो इस प्रकार से हमने इंदिरा साहनी केस को समझा। इंदिरा साहनी केस में दो तीन मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है। एक तो उन्होंने जो 1991 की आरक्षण व्यवस्था थी उसको यस कर दिया, लेकिन उसमें से जो आर्थिक पिछड़ापन वाले जो 10% वाली थी अतिरिक्त वाली, उसको कैंसिल कर दिया। बाकी एससी एसटी और ओबीसी का जितना था वो सब उन्होंने मान लिया। और इंदिरा साहनी केस में जो पीछे से जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया गया उसको भी यस कर दिया कि हाँ, भारत में जाति को क्लास मान सकते हैं, क्लास
और कास्ट को एक जैसा माना जा सकता है भारत के संदर्भ में। तो जाति व्यवस्था को भी उन्होंने मान लिया और उन्होंने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। ये इंदिरा साहनी केस में है। और उन्होंने ये भी कहा कि बैकलॉग जो कैरी फॉरवर्ड होंगे उससे भी 50% वाली सीमा टूटनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है सिस्टम ये इंदिरा साहनी केस का हुआ। और उसके बाद पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए 1995 में 77वां संविधान संशोधन करके 8 के 16 में 8 के 16(4)(a) जोड़ा गया और पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। और फिर 85वां 85 संशोधन करके 2001 में परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी उसी आर्टिकल के तहत रखा गया। तो परिणामी ज्येष्ठता का नियम भी हमने आपको बताया कि यदि कोई SC ST प्रमोशन के द्वारा वरिष्ठ हो जाता है, सीनियर हो जाता है, तो उसकी सीनियरिटी जो है वो आगे बरकरार रहेगी, यानी फिर से वो जूनियर नहीं माना जाएगा, वो सीनियर ही रहेगा। इसके बाद हमने क्रीमी लेयर को भी समझ लिया है। OBC में क्रीमी लेयर जो 1 लाख रुपए से सीमा निर्धारित की गई थी 1993 में रामनंदन समिति के द्वारा, उसको बढ़ाते बढ़ाते 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया है। 2 केस भी हमने समझे, M नागराज केस और जर्नैल सिंह केस, जो पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था से संबंधित थे। पदोन्नति में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसको M नागराज केस में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना, उस व्यवस्था को यस किया, यानी वो लागू रहेगा, लेकिन उसमें 3 शर्तें जोड़ दी कि आपको पिछड़ापन संबंधी डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको प्रतिनिधित्व संबंधी डेटा देना पड़ेगा और ये सब तथ्यात्मक होंगे, यानी आपको फैक्चुअल डाटा देना पड़ेगा, कितने लोग हैं कहाँ पे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इससे जो है प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ये जर्नैल सिंह केस में आकर के इसमें से एक बात को पलट दिया उन्होंने और कहा कि अब ये पिछड़ापन संबंधी डेटा देने की ज़रूरत नहीं है और पदोन्नति में क्रीमी लेयर लाया गया। तो इस तरह से यहाँ तक की कहानी हमने देखा। फिर जो भी अब करंट में कुछ नया अगर हो रहा है तो उसको भी आप नज़र में रखेंगे। आरक्षण को पूरी तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से शुरू करेंगे और फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।